आइए दोस्तों, हम यहाँ शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस जीएस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैं कराने जा रहा हूँ। इसमें से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्या है? स्थापना दिवस, यानी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? यह है आपकी 24 जनवरी 1950। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। अच्छा, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? संयुक्त प्रांत, यानी इससे पहले इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। पशु क्या है? बारहसिंगा। क्या है पशु? बारहसिंगा। कभी कभी वो इंग्लिश में भी नाम दे देता है, वो है आपका स्पैम्स डियर। वृक्ष है आपका अशोक। क्या है? अशोक। और फूल है आपका कमल। और चिन्ह, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि उत्तर प्रदेश का चिन्ह क्या है, राज्य की चिन्ह, तो वह 2 मछली व धनुष। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ आप देखेंगे यूपी के डायरेक्ट जनरल यानी डीजी प्रशांत कुमार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में आने की संभावना पूरी रहेगी इसकी। आइए आगे देखते हैं। मोस्ट एक एक क्वेश्चन आप अपने कॉपी पर नोट करते जाएं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है यूपी की सबसे लंबी नहर, शारदा नहर। क्या है? शारदा नहर। यूपी का विभाजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 9 नवंबर को हुआ था। कब? 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड नया राज्य बना था। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड। ठीक है। अगला है आपका पहली महिला सीएम यानी मुख्यमंत्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली महिला सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी, वो भी उत्तर प्रदेश की थी। पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। ठीक है। और दोनों ही संविधान सभा की सदस्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला है मोस्ट आपका वाराणसी के संस्कृत कॉलेज की स्थापना। वाराणसी के संस्कृत कॉलेज की स्थापना डंकन द्वारा की गई। किसके द्वारा? डंकन द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना 1917 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? मदन मोहन मालवीय द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? मदन मोहन मालवीय द्वारा। आइए आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और कॉपी पेंसिल लेके आप नोट करते जाएं। संविधान से देखिएगा कुछ क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तब इसके अस्थाई अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थाई रूप से अध्यक्ष थे। ठीक है, 9 दिसंबर। 2 दिन बाद आपकी हुई थी 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 1946। दूसरी कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 और दूसरी बैठक थी आपकी 11 दिसंबर 1946। तब आपके स्थायी अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक में। प्रथम बैठक में तो आपकी अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद। अगला आपका प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, बात एक ही है। इसमें आपके 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य। ठीक है। आपसे को पूछे कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7। इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। गठन हुआ था इसका 29 अगस्त 1947 को। संविधान बन के कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। अब ये लागू शुरुआत इसकी हुई थी 26 जनवरी 1950। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। अगर हम कहें कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? मूल संविधान में अनुच्छेद वो थे आपके 395। कितने थे? 395। और अगर हम बात करें कि अनुसूची, तो 8। याद रहे, मूल संविधान की बात हो रही है। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? 395 व अनुसूची 8। ठीक है। आगे देखते हैं।
आर्टिकल फर्स्ट यानी आपके अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल फर्स्ट में है संघ व उसका राज्य, संघ व उसका राज्य क्षेत्र का नाम, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत या इंडिया। ठीक है। बनाने में समय कितना लगा, संविधान को बनाने में समय 2 साल 11 माह 18 दिन। कितना लगा, 2 साल, संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन। कितने दिन, 18 दिन, इतना इसका समय लगा। इतने दिन में ये संविधान बन के तैयार हो गया। आइए आगे देखते हैं मौलिक अधिकार। तो देखिए ध्यान से, मौलिक अधिकार मूल रूप से 7 थे। कितने थे, मौलिक जो अधिकार हैं वो मूल रूप से हमारे कितने थे, 7। ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में है आपके 6। कितने, 6। अब इसमें से कौन सा हट गया, तो वह संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया। मौलिक अधिकार आपके 7 थे। कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये आपका हटा दिया गया है, इसलिए अब आपके रह गए 6। कितने रह गए, 6। ठीक है। आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी ये कुछ तिथियां हैं। 22 जुलाई 1947 क्या हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान में। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में एक आने की संभावना रहेगी। फिर से देखिएगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, 24 जनवरी 1950 यानी दोनों एक ही तिथि है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत एक ही तिथि में अपनाए गए। ठीक है। आगे देखिएगा, संविधान से केवल बस मैंने इतने क्वेश्चन लिए हैं। इस इतने क्वेश्चन से आपका संभावित है 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा। और जो पूरा मैं आपको कराने वाला हूँ जीएस, इसमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। आइए अगला है लोकसभा और विधानसभा सदस्य की जो न्यूनतम उम्र होती है वो होती है 25 वर्ष। कितनी होती है, लोकसभा सदस्य की कहें या विधानसभा सदस्य, तो उसकी न्यूनतम उम्र होगी आपकी 25 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा या विधान परिषद सदस्य की जो उम्र है न्यूनतम वो है आपकी 30 वर्ष। याद रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा सदस्य इन दोनों की जो उम्र है न्यूनतम वो है आपके 25 वर्ष। ठीक है। अब हम बात करें अगर राज्यसभा और विधान परिषद, इन दोनों की विधान परिषद, एक बार मैं इसे कट करके दोबारा बता देता हूँ आपको। ये देखिएगा, राज्यसभा और विधान परिषद, ये इनकी अगर न्यूनतम उम्र देखें तो कितनी है, 30 वर्ष। 30 वर्ष। ठीक है। अगला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, तो राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो, तो इनकी जो उम्र होती है वो 35 साल है। कितनी है, 35 वर्ष। किसकी, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल। लेकिन इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। कितना होता है, कार्यकाल जो होता है वो होता है आपका 5 वर्ष। ठीक है। अगला है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं लोकसभा कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न सदन। ठीक है। लोकसभा को हम क्या कहते हैं, निम्न सदन, और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब आती है आपकी राज्यसभा। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष।
ठीक है। अगला है पीएम यानी प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है बताइए? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यहाँ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। तो एक ही बात देखिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ये एक दूसरे को शपथ दिला रहे हैं यहाँ पे। अब अगला है पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? जीडी मावलेकर। ठीक है, पहली लोकसभा अध्यक्ष। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में है ओम बिरला। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। पहला लोकसभा अध्यक्ष है जीडी मावलेकर। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है मीरा कुमार। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। आइए अगला है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था, तो उसमें नेहरू कौन थे? पीएम यानी प्रधानमंत्री, जिनको विदेश मंत्रालय दिया गया था। पटेल थे, वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके पास था गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय। राजकुमारी अमृता कौर, इनको ये थी स्वास्थ्य मंत्री। कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री। अम्बेडकर थे उसमें विधि मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और अपनी कॉपी पेन से लेके इनको एक एक चीज़ को नोट करते जाएंगे, तो थोड़ा सा इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना रहेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका अगला, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी आपकी 10 मई 1857 में। कहाँ से? मेरठ से। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 10 मई 1857 में मेरठ से। और दूसरा नाम है सिपाही विद्रोह। क्या है? सिपाही विद्रोह, इस नाम से आ सकता है। अगला है राजा राममोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये आपका हिंदी में भी कई बार आ जाता है। ठीक है, और इन्होंने सती प्रथा पर रोक का प्रावधान किया था। ठीक है, राजा राममोहन राय ने। दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। किसकी की? आर्य समाज की स्थापना। किसने? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 बंगाल के विरोध में। ठीक है, ये कहाँ से हुआ था शुरू? कलकत्ता से। आगे देखते हैं 1911 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द हो गया और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हो गई। कब? 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से क्या हो गई? दिल्ली। कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। ठीक है, और गर्म व नरम दल में विभाजन हो गया था इसी समय, कांग्रेस विभाजन के समय 1907 में ही। ठीक है, अगला है आपका कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसमें 1916 में क्या हुआ था? गर्म व नरम दल में समझौता हो गया। देखिए यहाँ पे 1907 में क्या हो गया था, एक बार फिर से देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो करा रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, ये है आपका जैसे कांग्रेस विभाजन 1907 में। इसमें 1907 में।
ठीक है, 1907 में सूरत में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, और गर्म व नरम दल में विभाजन हो गया। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन 1916 में गर्म दल व नरम दल में क्या हो गया, समझौता। ठीक है, अगला देखिए आगे, ये थोड़ा 2-4 बार आप देखेंगे तो आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगला है दिल्ली षड्यंत्र केस, दिसंबर 1912 में रास बिहारी बोस प्लस सचिन सान्याल द्वारा। आइए आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप तो रिवीजन बस आपका हो रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ वही क्वेश्चन लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। अगला है पेगासस वायरस, ये आपका इजराइल द्वारा विकसित, बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो ये है वारेन हेस्टिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल ये है लॉर्ड बेटिंग। ठीक है, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। मोस्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनने का आपका पूरा पूरा। अगला है पुरानी संसद भवन का नाम और नई संसद भवन शुरुआत, ये 28 मई 2023 में वीर सावरकर जयंती पर। ठीक है, नई संसद भवन के वास्तुकार यानी बनाने वाले, वास्तुकार को कहते हैं बनाने वाले, कौन थे, विमल पटेल। कौन थे, विमल पटेल। अगला है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, 106वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये है आपका 33% महिलाएं, यानी 33% महिलाओं के लिए लोकसभा तथा विधानसभा में आरक्षण। देखो इसमें जो नारी शक्ति वंदना अधिनियम था उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिला, जिसमें लोकसभा तथा विधानसभा में आरक्षण रहा। कितना, 33%। आपसे क्वेश्चन ऐसे करके आएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपका कि लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण महिलाओं को कितना दिया गया, तो 33%। कितना आप बताएंगे, 33%। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि कौन सा संशोधन हुआ था, तो 106वां संशोधन। कौन सा, 106वां संशोधन। ठीक है, आगे है 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। पोषण माह कौन सा है, पोषण माह सितंबर, पोषण माह कौन सा है, सितंबर। ठीक है, अगला है कुछ मूर्तियां हैं उसके बारे में देखते हैं। मोस्ट तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी समानता, इसके हैं रामानुजाचार्य, हैदराबाद में बनी हुई है इनकी मूर्ति। ठीक है, इस मूर्ति और किसके लिए प्रसिद्ध है, समानता यानी इक्वलिटी, रामानुजाचार्य, और कहाँ बनी हुई है, हैदराबाद में। दूसरा है आपका स्टैच्यू ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान, बाबा साहब अम्बेडकर, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तीसरा है आपका स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी आदि शंकराचार्य, मध्य प्रदेश में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहाँ से, गुजरात में। ठीक है, भारत के बाहर बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा के बारे में बात करें तो ये है, भारत से बाहर है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये अमेरिका में बनी हुई है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सारी, तो इनको अच्छी तरीके से एक बार कवर कर लीजिएगा, नोट कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहेगी। अगला है
गंगा विलास योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट। वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम तक नौकायन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और जलमार्ग की लंबाई थी यहाँ पे 3200 किलोमीटर, तो इसको याद रख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, गंगा विलास योजना, ठीक है। वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ यानी असम तक, और कैसे, नौकायन द्वारा। जलमार्ग की जो लंबाई थी वो थी आपकी 3200 किलोमीटर। मेरा देश मेरी माटी अभियान की शुरुआत, मेरा देश मेरी माटी अभियान की शुरुआत संस्कृत मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा हुई थी, संस्कृत मंत्रालय द्वारा। अगला है स्वरवेद मंदिर, वाराणसी में है। कहाँ है, वाराणसी में। और इसका जो उद्घाटन हुआ था पीएम के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। हिंदी का पहला अखबार, ये हिंदी में भी मैं आपको करा चुका हूँ, पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उद्दंत मार्तंड। और इसके जो संपादक हैं वो हैं पंडित जुगल किशोर, इसके द्वारा पंडित जुगल किशोर द्वारा ये शुरू हुआ था, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका अच्छे से ध्यान। और ये भी मोस्ट है आपका स्वरदेव मंदिर वाराणसी में है, जो जिसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था, पीएम के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, राव कन्नन, इसको राव कन्नन। प्रमुख दिवस हैं यहाँ पे, वैसे दिवस आपके बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ मैंने वही लिए मुख्य जो परीक्षा में पूछे जाने हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। देखो दो हैं हिंदी दिवस, एक विश्व की कहे तो 10 जनवरी और राष्ट्रीय कहे तो 14 सितंबर। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अब देखो इसमें आपको आपको कन्फ्यूज होगा कि जल और पृथ्वी की डेट एक ही है, लेकिन महीना आपका अलग है। तो 22 मार्च और 22 अप्रैल, तो जल यानी पहले जल की आवश्यकता है, यानी मार्च का महीना, फिर उसके बाद पृथ्वी दिवस यानी 22 अप्रैल। अगला है आपका जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस ये आपका है 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो परीक्षा में कई बार पूछा चुका है, कई बार। विश्व पर्यावरण दिवस कब है, 5 जून को। आइए और देखते हैं आगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने कॉपी नोट कर लेना, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, महिला दिवस 8 मार्च, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। तो ये आपके यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट थे दिवस जो हम कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं जीएस से संबंधित, ठीक है। तो आइए जीएस से देखते हैं। मापन यंत्र हैं कुछ जो यहाँ पे पूछे जाने हैं पेपर में। हवा की स्पीड किससे नापते हैं हम, एनेमोमीटर से। मिट्टी को बेवामीटर, दाब का माप बेरोमीटर, आयतन को मापना यूडियोमीटर, क्या है, यूडियोमीटर। द्रवों का घनत्व किससे मापा जाता है, पिक्नोमीटर, किससे, पिक्नोमीटर। आर्द्रता मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आर्द्रता, आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइड्रोमीटर, जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला है रक्तदाब को मापना, यह है आपका स्फिग्नोमीटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ग्रंथि हैं, जैसे अग्नाशय ग्रंथि,
इसका दूसरा नाम है मिश्र ग्रंथि। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों आती हैं। इसकी बी कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। पित्रस कहाँ से, पित्रस का श्रावण कहाँ होता है? यकृति। कहाँ होता है? यकृति। और हम यकृति को यहाँ पे लीवर कहते हैं। ठीक है। आमाशय से एंजाइम निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं एंजाइम? आमाशय से। हृदय के कितने निलय होते हैं? 4 निलय होते हैं। कितने? 4 निलय। ये अगला देखते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यकृति। मैंने आपसे कहा था यकृति या लीवर, बात एक ही है। कई बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कभी कभी ऑप्शन में लीवर देता है, कभी कभी यकृति, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है। रक्त पर संचरण की खोज किसने की? रक्त पर संचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे। रक्त का पीएच मान कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, 7.4। कितना होता है? 7.4। वही होता है क्षारी। क्या होता है? क्षारी। याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि 7 पे होता है आपका उदासीन। अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो आपका हो जाएगा अम्लीय। अम्लीय। ठीक है। और अगर 7 से अधिक है तो हो जाएगा क्षारी। क्षारी यानी अधिक है तो क्षारी हो जाएगा आपका, और कम है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। तो यहाँ 7.4 है तो ये आपका जो रक्त है वो कैसा होगा? क्षारी। ये पूछ लेगा कि रक्त का पीएच मान बताइए, तो 7.4 कैसा है? क्षारीय या अम्लीय या उदासीन? तो हम कहेंगे क्षारी। कितना मान है? तो 7.4। ठीक है। ये मैं आपको करा ही चुका हूँ। अब देखिए ये भी मैंने आपको करा दिया है। अगला है, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लोरिक अम्ल। ठीक है। जिसे हम HCl भी कहते हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। कौन है? अरस्तु। कोशिका की खोज किसने की? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? पादपों में होता है। पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। किससे होता है? सेलुलोज से होता है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया। आइए कुछ यहाँ पे रोग से संबंधित क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। तो ये है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग। विटामिन C स्कर्वी रोग। विटामिन D रिकेट्स। और विटामिन के रुधिर यानी खून का थक्का नहीं जमना। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। ठीक है। BC। वसा में, इसे हम ऐसे भी आ सकते हैं ADEK। ठीक है। तो वसा में आप ऐसे याद रख लीजिएगा, कीड़ा, KED, ऐसे बना दो, कैसे बना दो? DA। कीड़ा यानी वसा में कीड़ा घुल जाता है। इधर है वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होंगे? KEDA। जल में B और C। ठीक है। जल में क्या होगा? B और C। अगला है,
रक्त समूह। तो रक्त समूह आपके कौन कौन से होते हैं? इसके होते हैं 4 टाइप। ए होगा, बी होगा, या फिर ओ होगा, या फिर ए बी। ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से बन जाता है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, इस तरीके से बनते जाते हैं। तो ए मुख्य होते हैं ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप और ए बी ग्रुप। अब इसमें सर्वदाता कौन होता है, सर्वग्राही कौन होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर्वदाता होता है ओ नेगेटिव, ठीक है, और सर्वग्राही होता है ए बी। क्या होता है? ए बी। कुछ यहाँ पे आपके नृत्य है। क्या है? नृत्य, मोस्ट इंपोर्टेंट। यूपी का कौन कौन सा, जैसे नौटंकी, रासलीला, कथक, ये आपके यूपी के मोस्ट इंपोर्टेंट है। महाराष्ट्र में होता है तमाशा और लावड़ी। तो यहाँ पे लावड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लावड़ी कहाँ का नृत्य है, तो है महाराष्ट्र का। केरल का जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका कथकली। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश यानी अंधा, अंधा आदमी कच्ची पूड़ी भी खा सकता है। क्या कर सकता है? अंधा आदमी कच्ची पूड़ी भी खा सकता है। तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। कर्नाटक यक्षगान। राजस्थान में घूमर। गुजरात में गरबा, ये तो सबको पता ही होगा। कथक के प्रमुख नृत्यकार जो हैं बिरजू महाराज, सितारा देवी, सोयना नारायण शास्त्री, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। अगला है ढोला लोकगीत कहाँ लोकप्रिय है? तो ये आपके ढोला, ढोला आपने सुना भी होगा, तो वह आगरा मेरठ, आगरा और मेरठ में। ठीक है। अगला देखिए, ये आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? तो रवि कन्नन को। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? साल्विक और चिराग। क्रिकेट की ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। ठीक है। यानी क्रिकेट में कौन कौन सी आपको ट्रॉफी दी जा रही है? तो विजय हजारे ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी। ठीक है। अर्जुन अवार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड 2023 किसको दिया गया? मोहम्मद शमी। किसको? मोहम्मद शमी को। फीफा वर्ल्ड कप 2023 जीतने वाली टीम अर्जेंटीना और हारने वाली टीम थी फ्रांस। ये आपके कुछ करंट के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से पेपर में आना ही आना है, तो अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अब है एशियन से देखिएगा। पैरा ओलंपिक कौन सा संस्करण आयोजन हुआ? 4th, वो भी कहाँ? चीन में। पैरा ओलंपिक में भारत के स्वर्ण पदक कितने थे? 29। ठीक है। एशियन गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजन हुआ? 19वां, और कहाँ हुआ? चीन में। ये करंट के क्वेश्चन है, बस आप एक दो बार देखेंगे याद हो जाएंगे और पेपर में आपके नंबर बढ़ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। ठीक है। अगला है आईपीएल 2023 कौन जीता? चेन्नई सुपर किंग। आईपीएल 2023 कौन जीता? सबको पता होगा, चेन्नई सुपर किंग। जो क्रिकेट के दीवाने हैं वो तो ये क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन जो क्रिकेट को नहीं देखते वो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिया है क्वेश्चन, और आ भी सकता है पेपर में। ठीक है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ मुंबई में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई में। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ है? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। यूनेस्को का नवीनतम विश्व विरासत स्थल कौन सा है? बताइए। आयसल मंदिर कर्नाटक में है ये, और 42वां विश्व विरासत स्थल है। ठीक है। अगला देखते हैं।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? 111वीं। लिथियम यानी एलाई कहाँ मिला? जम्मू व कश्मीर में। टेंटलम कहाँ मिला? पंजाब में। कुछ आपके मतलब स्टेडियम है उनको देख लीजिएगा। इकाना क्रिकेट स्टेडियम अटल बिहारी स्टेडियम के नाम से ये इकाना क्रिकेट स्टेडियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये उत्तर प्रदेश के। ठीक है, कहाँ है? अटल बिहारी स्टेडियम। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना 99% रहेगी इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये अटल जी से संबंधित है और अटल जी एक अच्छे कवि भी हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री तो रह ही चुके थे, लेकिन ये एक अच्छे कवि भी हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। रानी राममहल स्टेडियम रायबरेली में। ये किसके लिए बना हुआ है? हॉकी के लिए। किसके लिए? हॉकी के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आइए कुछ आपकी योजनाएं हैं, इसको एक नज़र देख लेते हैं। प्रमुख योजना पीएम प्रमाण योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट। भूमि पद भूमि प्रदूषण रोकने के लिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है लाडली बहना योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू हुई थी। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इंग्लिश में कहेंगे तो, वैसे एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में योजना बनी थी। अगला है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू हुई थी। पंचामृत योजना यूपी सरकार द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को उसकी शुरुआत हुई थी और कारीगरों को सहायता के लिए। किसके लिए? कारीगरों को सहायता के लिए। यूपी के प्रमुख जीआई टैग देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपी के प्रमुख जीआई टैग, इधर जिला है, इधर जीआई टैग। ठीक है, रामनगर की बात करें तो भांता या भत्ता। ठीक है, अलीगढ़ में ताला, हाथरस में हींग। ये टैग मतलब होता है फेमस, इनको टैग मिला हुआ है उस जगह पर ये चीज़ें फेमस है। प्रोग्राम में क्या है? भत्ता फेमस है। ठीक है, अलीगढ़ के ताले, हाथरस में हींग, अमरोहा की ढोलक और मैनपुरी में तरकस और बाराबंकी में हैंडलूम। ठीक है, तो ये यहाँ की फेमस चीज़ है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। अगला है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर जाने वाला प्रथम देश। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर जाने वाला प्रथम देश भारत। चंद्रयान 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट। इससे चंद्रयान जब 3 लॉन्च हुआ था तो उससे कई क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो पहला है लॉन्च की तारीख 14 जुलाई 2023 को। लैंडिंग की तारीख यानी उतरने की तारीख थी 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023। और ये किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक है, और 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाएगा। ठीक, अगला है आपका आदित्य, यह रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ था 25 सितंबर 2023 को से PSLV C57 द्वारा। इसरो ने किया था। किसने किया था? इसरो ने। अगला है पहला
सौर शहर सांची। भारत का पहला गांव जो 24/7 सौर ऊर्जा संचालित होता है वो है मोटेरा, गुजरात में है। ये कहाँ है? गुजरात में। हाल ही में किस देश के राजनायक यानी राजदूत को भारत से निष्कासित कर दिया गया? कनाडा के राजदूत को। राजदूत, ठीक है। अगला है शास्त्रीय भाषा कौन सी है? अगर हम शास्त्रीय भाषा की बात करें तो है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया। कुछ यहाँ देखिए, जो मैं वही चीज़ ले रहा हूँ जो पेपर में आने की संभावना है। मोस्ट सीमा रेखा, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं भारत व पाकिस्तान के बीच में। मैकमोर रेखा भारत व चीन के बीच में। जीरो लाइन है यानी शून्य रेखा, तो वह आपके भारत व बांग्लादेश की। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो देखिएगा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, आसियान 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। देखो G20 से कई बार सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि ये G20 आपका अभी हुआ है। G20 में 21 सदस्य थे। कितने? 21। G20 में संगठन का 2023 में कहाँ हुआ था? भारत में। G20 का नया सदस्य कौन बना? अफ्रीकी संघ यानी AU। BRICS का सम्मेलन कहाँ हुआ? अफ्रीका में। G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ? जापान में। SCO का सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत में। SCO का नया सदस्य कौन बना? ईरान। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी करंट, और यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। अगला है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कौन सा देश नहीं है? इंग्लैंड यानी UK। नाटो का नया सदस्य फिनलैंड। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में, ठीक है। अगला है G20 संगठन का 2023 में कहाँ आयोजन हुआ? G20 संगठन का 2023 में कहाँ आयोजन हुआ था? नई दिल्ली यानी भारत। मुद्रास्फीति ये वस्तुओं की कीमत बढ़ाना। चलो देखिए, रेपो रेट कितना है? 6.50%। CRR नगद आरक्षित अनुपात कितना है? 4.5। सिलक्यारा सुरंग कहाँ है? उत्तराखंड में। UNFCCC के COP28 का आयोजन कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, ठीक है। ये अगला देखेगा, खेल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। बहादुरी का सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र। भारत किस देश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अगला है वर्ष 2022-23 में राजकीय घाट कितना है? राजकोषीय घाट मोस्ट इम्पोर्टेंट है 6.4%। और 23-24 में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? घाटा है यहाँ पे वो है 5.9% का घाटा, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था ये, ठीक है। 1969। विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत की। किसकी है? भारत की। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। 12वीं पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना की तारीख, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12वीं पंचवर्षीय योजना या अंतिम पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। मोस्ट इम्पोर्टेंट।
ठीक। अगला है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 17.5%। WPI व CPI किसके मापने के सूचकांक हैं? मुद्रास्फीति के। भारतीय नोट में कितनी भाषाएं हैं? 15। जो भारतीय नोट है उसमें कितनी भाषाएं हैं? 15। योजना आयोग गैर संवैधानिक व गैर वैधानिक है। जीएसटी में कितनी दरें स्लैब या दर कहो या स्लैब हो? 4 है। कितनी है? 4। अगला है राजधानी, देश और राजधानी जो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इजराइल की जेरूसलम या यरूशलेम, एक ही बात है, किसी किताब में ये लिखा है, किसी में ये, ठीक है। फिलिस्तीन जेरूसलम, ओमान की मस्कट, तुर्की की अंकारा, सऊदी अरब की रियाद, ईरान की तेहरान, सीरिया की दमस्कस, जॉर्डन की अम्मान, कतर की दोहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। रूस की मॉस्को, रूस की मुद्रा है रूबल। यूक्रेन की कीव, संयुक्त अरब अमीरात, ये है UAE यानी अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ये है अबू धाबी, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको करा ही चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। रिवीजन समझ सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और आप इनको थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इनको कर सकते हैं। मैं इनका एक बार रिवीजन आपको और करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इनको आप एक एक अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ठीक है।